स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम एक सिंपल बिलीफ फॉलो करते हैं, अगर माइंड स्ट्रांग है तो फ्यूचर हमेशा हमारे साइड होता है। इस शो में हम एक्सप्लोर करते हैं माइंडफुलनेस, एआई और न्यूरोसाइंस के वो टूल्स जो लोगों को स्मार्टर सोचने, बेटर डिसीजंस लेने और इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में फ्यूचर रेडी बनने में मदद करते हैं। अमित का मिशन है 5 मिलियन लोगों को अपग्रेड करना, ताकि वो आज के एआई वाले जमाने में बेहतर सोच सकें, बेटर डिसीजंस ले सकें और अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकें। यहाँ हम सिंपल जुबान में बात करेंगे प्राचीन अध्यात्म, मॉडर्न माइंडफुलनेस, एआई और ब्रेन के साइंस के उन तरीकों की जो रोज रोज की लाइफ में आपको मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज पर बात करेंगे। साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, आर्ट, लीडरशिप, यहाँ तक कि एआई से जुड़े उदाहरण भी देखेंगे। अक्सर कहते हैं ना, लीक से हटकर सोचो, आउटसाइड द बॉक्स सोचो। पर क्या हो अगर असली जादू, वो जीनियस वाला टच, उस बॉक्स के अंदर ही छुपा हो? क्या हो अगर लिमिट्स मतलब सीमाएं, बंधन, रुकावटें असल में हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल। आज हमारी बातचीत का फोकस यही है, पावर ऑफ कंस्ट्रेंट, यानी सीमाओं की शक्ति। हम समझेंगे कि कैसे कम ऑप्शंस या लिमिट्स रुकावट नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और टैलेंट को निखारने का काम कर सकती हैं। ये सारे आइडियाज हमें मिले जुले स्रोतों से मिले हैं। तो चलिए इन स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीमाएं हमें नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा सकती हैं। शुरुआत करते हैं उस आम सोच से कि क्रिएटिविटी के लिए पूरी आजादी चाहिए, ज्यादा टाइम, ज्यादा पैसा, ज्यादा ऑप्शंस। हमें लगता है यही बेस्ट है ना? हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जो हमारे पास जानकारी है और न्यूरोसाइंस की रिसर्च, वो कुछ और ही कहती है। बहुत ज्यादा विकल्प, बहुत सारे ऑप्शंस असल में हमें डिसीजन फटीग की तरफ ले जाते हैं। मतलब फैसले लेने में थकान ज्यादा ऑप्शन से। हाँ, दिमाग ना इतने सारे विकल्पों के बोझ तले दब सा जाता है, कंफ्यूजन होता है, फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। असल में रिसर्च कहती है कि दिमाग को एक लिमिटेड दायरा, एक तरह का खेल का मैदान पसंद है, जहां नियम क्लियर हो। अच्छा, तो ज्यादा विकल्प मददगार नहीं बल्कि थका देते हैं? हाँ, कई मामलों में तो यही होता है। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि क्रिएटिविटी और लिमिट्स के बीच एक यू शेप का रिश्ता है। मतलब कोई लिमिट न हो तो अक्सर बोरियत होती है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, और अगर लिमिट्स बहुत ज्यादा सख्त हो तो फिर वो स्ट्रेस बन जाता है, घुटन होती है। तो बेस्ट क्या है? बीच का रास्ता, जहाँ थोड़ी बनावट हो, है ना? हाँ, थोड़ी सी स्ट्रक्चर, थोड़ी डायरेक्शन, जो क्रिएटिविटी को पनपने के लिए सही माहौल दे। और ये जो आउटसाइड द बॉक्स सोचने वाली बात है, जो आजकल बहुत चलती है, क्या ये थोड़ी मतलब ज्यादा ही हो गई है? ऐसा लगता है जैसे इसे कुछ ज्यादा ही रोमांटिसाइज कर दिया गया है। हाँ, कह सकते हैं इसे बहुत आइडियलिस्टिक बना दिया गया है। असल दुनिया में तो चाहे आर्ट हो, साइंस हो, बिजनेस हो, हमें अक्सर गाइडलाइंस, बजट की कमी, टाइम लिमिट या रूल्स के अंदर ही काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी अपनी सोच, जिसे हम आजाद कहते हैं, वो भी तो हमारे पिछले अनुभवों, हमारे बायस, पसंद नापसंद, इमोशंस के दायरे में बंधी होती हैं। क्यों? ये बात तो सोचने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि लिमिट्स असल में मददगार हो सकती हैं? बिल्कुल। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि तयशुदा दायरे या लिमिट्स हमें प्रोसेस ओरिएंटेड सोच की तरफ ले जाती हैं। वो हमें मजबूर करती हैं कि हम ध्यान दें कि कैसे काम करना है, ना कि सिर्फ क्या हासिल करना है। आउटसाइड द बॉक्स सोचने में कभी-कभी ऐसे सॉल्यूशन आ सकते हैं जो प्रैक्टिकल ना हो या जिनके लिए हमारे पास रिसोर्स ही ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये हमें उन यूजफुल चीजों को नजरअंदाज करने पर भी मजबूर कर सकता है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि इनसाइड द बॉक्स सोचना, यानी जो हमारे पास है उसी का क्रिएटिव इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, आप इसे थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स कह सकती हैं। आसान शब्दों में अपने पास जो है उसी का स्मार्टली इस्तेमाल करना। मतलब आप देखते हैं कि आपके पास क्या है, आपकी लिमिट्स, आपके रिसोर्स, आपके नियम, और फिर पूछते हैं इनका इस्तेमाल करके मैं नया और बेहतर क्या बना सकता हूँ। इसमें चीजों को जोड़ना, घटाना, उनका सीक्वेंस बदलना या उनका काम बदलना जैसी टेक्निक्स शामिल हो सकती हैं। ये बेसिकली मौजूदा साधनों की क्रिएटिव रीडिस्कवरी है। अच्छा, अब जो उदाहरण है वो इस बात को और मजेदार बना देंगे।
जैसे डॉक्टर स्यूज, उनकी मशहूर बच्चों की किताब द कैट इन द हैट। सुना है उन्हें एक पब्लिशर ने चैलेंज दिया था। हाँ बिल्कुल, चैलेंज था एक ऐसी किताब लिखने का जिसे बच्चे पढ़ना बंद ही ना कर पाए, और साथ में एक बड़ी लिमिट थी। उन्हें सिर्फ 250 शब्दों की एक लिस्ट दी गई थी। उन्हें सिर्फ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना था। सिर्फ 250 शब्द? हाँ, ज्यादातर लेखक शायद इसे एक बड़ी रुकावट मानते, लेकिन डॉक्टर सूस ने इस लिमिट को एक्सेप्ट किया और सिर्फ 236 शब्दों का इस्तेमाल करके वो क्लासिक मजेदार किताब लिख डाली। तो ये लिमिट उनके लिए बाधा नहीं बनी, बल्कि इसने उनकी क्रिएटिविटी को एक अनोखी दिशा दी, उन्हें शब्दों के साथ खेलने पर मजबूर किया। कमाल है, ये तो परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे लिमिट ने क्रिएटिविटी को जन्म दिया। हाँ, और एक क्लासिक उदाहरण है जापानीज हाइकू पोएट्री का। सिर्फ 17 अक्षर 3 लाइनों में बटे हुए 575। कितना सख्त स्ट्रक्चर है ना? हाँ, बहुत। लेकिन क्या इसने क्रिएटिविटी को दबाया? नहीं, बल्कि इसने उसे और निखारा, उसे एक छोटा, गहरा और टिकाऊ रूप दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक क्लियर ढांचा या स्ट्रक्चर टैलेंट को शेप दे सकता है, उसे फोकस कर सकता है। अरे हाँ, यहाँ तक कि कॉमेडी भी तो ऐसे ही काम करती है हाँ ना? पहले एक माहौल बनता है, कुछ उम्मीदें सेट होती हैं, ये लिमिट्स हैं। फिर अचानक उन उम्मीदों को तोड़कर चौंकाया जाता है, जिससे हंसी आती है। सेटअप और पंच लाइन। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और बेहतरीन उदाहरण जो हमारे पास है वो पेंटर चक क्लोज का है। वो अपने बड़े बड़े फोटो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स के लिए जाने जाते हैं, मतलब एकदम तस्वीर जैसे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने जानबूझकर खुद पर लिमिट्स लगाई ताकि वो अपनी आर्ट स्टाइल को लगातार डेवलप कर सकें और अपनी पिछली सक्सेस के जाल में ना फंसें। खुद पर लिमिट्स कैसे? इसका क्या मतलब है? उन्होंने जिसे पेयर्ड कंस्ट्रेंट्स कहा जा सकता है उसका इस्तेमाल किया। अपनी आर्ट जर्नी के हर स्टेज पर उन्होंने अपनी कला का कोई एक तरीका या पहलू छोड़ा, ये एक लिमिट हुई, और उसकी जगह एक नया खास तरीका अपनाया, ये दूसरी लिमिट हुई। जैसे शुरुआत में वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रियलिज्म करते थे, फिर उन्होंने ट्रेडिशनल पेंट ब्रश छोड़ दिया और सिर्फ एयर ब्रश यूज करने लगे। अच्छा। फिर उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पूरी तरह छोड़ दिया और सिर्फ 3 रंगों मैजेंटा, सियान और पीला की लेयर से कलर पेंटिंग करने लगे, जैसे प्रिंटिंग में होता है। हर बार कुछ छोड़ना और कुछ नया पकड़ना। हाँ बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने अपनी पेंटिंग में ग्रिड का इस्तेमाल तो जारी रखा, लेकिन पहले ग्रिड छिपी रहती थी, अब उन्होंने उसे साफ दिखाया और हर खाने को वो अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट रंगों और शेप से भरने लगे। पास से देखो तो रंगीन धब्बे, पर दूर से पूरा चेहरा। हर बार उन्होंने जानबूझकर अपने काम करने का एक तरीका छोड़ा, लिमिट लगाई और एक नया तरीका जोड़ा, डायरेक्शन बदली। इससे वो अपने टूल बॉक्स या स्किल्स के अंदर रहते हुए भी लगातार नया बनाते रहे, बिना भटके। ये तो कमाल है। मतलब लिमिट सिर्फ बाहर से नहीं आती, हम खुद भी चुन सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी जगाने के लिए। पर सवाल यह है कि दिमागी लेवल पर ऐसा क्यों होता है? ये लिमिट्स काम क्यों करती हैं? साइंस क्या कहता है इसके बारे में? इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और न्यूरो साइंटिफिक कारण हैं। एक बड़ा कारण है जिसे कॉग्निटिव फिक्स्डनेस या सोच की जकड़न कहते हैं। ये हमारी टेंडेंसी है चीजों को सिर्फ उनके जाने पहचाने ट्रेडिशनल तरीके से ही देखने की, उनके नॉर्मल काम के हिसाब से समझने की। लिमिट्स हमें इस मेंटल जड़ता को तोड़ने पर मजबूर कर सकती हैं, हमें चीजों को नए नजरिए से देखने के लिए उकसा सकती हैं। इसका कोई फेमस उदाहरण है क्या? हाँ, डंकर का कैंडल प्रॉब्लम, डंकर्स कैंडल प्रॉब्लम बहुत फेमस है। इसमें लोगों को एक मोमबत्ती, कुछ ड्राइंग पिन्स और माचिस दी जाती है। काम होता है मोमबत्ती को दीवार पर ऐसे जलाकर लगाना कि मोम नीचे ना गिरे, और पिन्स एक छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स में रखकर दी जाती हैं। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। इसमें वो बॉक्स का इस्तेमाल ही असली ट्रिक है ना? बिल्कुल। जब पिन्स बॉक्स के अंदर थीं, तो ज्यादातर लोग बॉक्स को सिर्फ पिन्स रखने का सामान समझ रहे थे। उनका दिमाग बॉक्स के इसी नॉर्मल काम में अटक गया था। इसे फंक्शनल फिक्स्डनेस कहते हैं। उनके लिए ये सोचना मुश्किल था कि बॉक्स को पिन से दीवार पर लगाकर एक छोटे शेल्फ की तरह यूज किया जा सकता है, जिस पर मोमबत्ती रखी जा सके। लेकिन अगर पिन्स बॉक्स से बाहर हो तो? यही तो इंटरेस्टिंग बात है। जब एक्सपेरिमेंट करने वालों ने पिन्स को बॉक्स के बाहर बिखेर कर रखा, तो ज्यादा लोग सही सोल्यूशन सोच पाए, क्योंकि अब बॉक्स खाली था, उसका तयशुदा काम हट गया था।
दिमाग अब उसे एक खाली चीज के रूप में देखने के लिए ज्यादा फ्री था और उसका नया यूज शेल्फ सोच सका। ये दिखाता है कि कैसे किसी चीज के नॉर्मल काम से जुड़ी हमारी सोच हमें बांध सकती है और उस बंधन को तोड़ना नए सॉल्यूशंस के रास्ते खोल सकता है। तो लिमिट्स या चीजों को उनके नॉर्मल यूज से अलग करना हमें नए तरीके से सोचने पे मजबूर करता है। इसी से एडवर्ड डी बोनो की लैटरल थिंकिंग का आइडिया भी जुड़ता है ना, जो सीधी ट्रेडिशनल वर्टिकल सोच से हटकर अलग दिशाओं में सोचने पर जोर देती है। हाँ बिल्कुल, डी बोनो की टेक्निक्स जैसे प्रोवोकेशन, जानबूझकर अटपटा विचार लाना, या रैंडम एंट्री, किसी रैंडम वर्ड से सोच शुरू करना, असल में इसी कॉग्निटिव फिक्सनेस को तोड़ने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर्ड तरीके हैं। इसी तरह सिस्टमैटिक इन्वेंटिव थिंकिंग (SIT) जैसी मेथड्स भी हैं, जो मौजूदा प्रोडक्ट या प्रोसेस के कंपोनेंट्स को हटाने, जोड़ने या बदलने जैसे नियमों (लिमिट्स) का इस्तेमाल करके नए आइडियाज जनरेट करने में मदद करती हैं। ये सब मानती हैं कि क्रिएटिविटी के लिए कभी-कभी स्ट्रक्चर्ड तरीकों की जरूरत होती है। और क्या इसका कनेक्शन साइकोलॉजिकल इनर्शिया से भी है? मतलब बदलाव के प्रति हमारा मेंटल रेजिस्टेंस, जिसकी बात यूंग और फ्राइड ने की थी। हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकल इनर्शिया का मतलब है कि हमारा दिमाग अक्सर जाने पहचाने रास्तों पर ही चलना पसंद करता है, बदलाव से कतराता है। लिमिट्स इस जड़ता को चैलेंज करती हैं। जब हमारा नॉर्मल रास्ता बंद हो जाता है किसी लिमिट की वजह से, तो हमें मजबूरी में नया रास्ता खोजना पड़ता है। ये हमें हमारे मेंटल कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और नए सॉल्यूशन सोचने पर मजबूर करता है। और न्यूरोसाइंस क्या कहता है, क्या दिमाग वाकई लिमिट्स में बेहतर काम करता है? हाँ, न्यूरोसाइंस की रिसर्च भी इसी तरफ इशारा करती है। जैसा हमने पहले कहा, दिमाग बहुत ज्यादा ऑप्शन से थक जाता है, कॉग्निटिव ओवरलोड होता है। लेकिन जब काम एक लिमिटेड दायरे, एक सैंडबॉक्स में होता है, तो ये भार कम हो जाता है। दिमाग को एक क्लियर गोल और स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसी फोकस चुनौतियां कन्वर्जेंट क्रिएटिविटी को जगाती हैं, यानी किसी प्रॉब्लम का एक सबसे अच्छा, नया और कारगर हल ढूंढने की क्षमता। लिमिट्स हमारे दिमाग को भटकने से रोकती हैं और उसे फोकस करने में मदद करती हैं। अच्छा, तो आर्ट, साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस से हटकर रोजमर्रा के काम की दुनिया में लीडरशिप में ये प्रिंसिपल कैसे लागू होता है? क्या इसके भी उदाहरण है? बिल्कुल है। मैनेजमेंट में तो एक पूरी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स ही है। इसे ऐसे समझें जैसे किसी पाइपलाइन में पानी का फ्लो उसकी सबसे पतली जगह पर डिपेंड करता है, चाहे बाकी पाइपलाइन कितनी भी चौड़ी हो। हाँ, बॉटलनेक जैसे कहते हैं। बिल्कुल। TOC कहती है कि किसी भी सिस्टम, जैसे कोई कंपनी या प्रोसेस, की कैपेसिटी उसकी सबसे कमजोर कड़ी या सबसे बड़ी बाधा, कंस्ट्रेंट या बॉटलनेक से लिमिटेड होती है। TOC इसी सबसे बड़ी बाधा को पहचानने, उस पर फोकस करने और उसे सुधारने या उसका मैक्सिमम यूज करने पर जोर देती है, ताकि पूरे सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ सके। तो पूरी पाइपलाइन बदलने के बजाय सिर्फ उस पतली जगह पे ध्यान दो। एग्जैक्टली। ये मानती है कि किसी भी सिस्टम में अनगिनत बाधाएं नहीं होती, आमतौर पे कुछ ही मेन बाधाएं होती हैं जिन पर ध्यान देने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है किसी कंपनी का? हाँ, सेल्सफोर्स का एक इंटरेस्टिंग केस है। उन्हें अपने ग्लोबल एम्प्लॉइज के लिए एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना था, लेकिन उनके सामने 2 बड़ी लिमिट्स थी। बजट बहुत कम था और टाइमलाइन बहुत टाइट थी। अच्छा। वे चाहते तो इसे प्रॉब्लम मानकर हाथ खड़े कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन लिमिट्स को प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपना डिजाइन प्रिंसिपल बना लिया। उन्होंने बड़े स्केल पर सबके लिए एक जैसा प्रोग्राम बनाने का आइडिया छोड़ दिया और डेप्थ पर फोकस किया। उन्होंने छोटे छोटे पीयर ग्रुप्स बनाए, पर्सनल माइक्रो कोचिंग का इस्तेमाल किया और न्यूरो साइंस बेस्ड लर्निंग मेथड्स अपनाए। और नतीजा कम बजट के बावजूद ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। एम्प्लॉइज में बेहतर एंगेजमेंट दिखा और उनके बिहेवियर में रियल चेंज आया। यहाँ लिमिट ने उन्हें फोकस करने पर मजबूर किया और उस फोकस ने एक्यूरेसी और इम्पैक्ट पैदा किया। ये तो बहुत प्रभावशाली है। और आजकल जिसकी बहुत चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, क्या वो भी लिमिट्स के साथ बेहतर काम करता है? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। सबसे एडवांस्ड AI मॉडल भी तब बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब उनके गोल्स क्लियर हो, उन्हें दिया गया डेटा लिमिटेड और रेलेवेंट हो और उनसे एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मेट तय हो। उन्हें भी एक तरह की स्ट्रक्चर या खेल का मैदान चाहिए होता है। अगर आप AI को बहुत खुली छूट दे दें,
बिना किसी क्लियर गाइडलाइन के, तो वो भटक सकता है और अजीब, इररेलेवेंट या बेकार नतीजे दे सकता है। तो लिमिट्स एआई को भी ज्यादा यूजफुल, सटीक और फोकस्ड बनाने में मदद करती हैं। ये जानना इंटरेस्टिंग है कि एआई भी लिमिट से बंधकर बेहतर होता है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि क्रिएटिविटी नियम तोड़ने से आती हो? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है। कभी कभी क्रिएटिविटी स्थापित नियमों या प्रोसेस को तोड़ने से भी जन्म लेती है, खासकर तब जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत बहुत ज्यादा हो और साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल बाधाएं जैसे रिसोर्स की भारी कमी या बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी वाले नियम भी बहुत ज्यादा हों। मतलब जब नियम खुद ही बाधा बन जाए। बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि ऐसी सिचुएशन में जो लोग नियमों को थोड़ा मोड़ने या तोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन अच्छे इरादे से, वे ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशन खोज सकते हैं। इसे प्रो सोशल रूल ब्रेकिंग या क्रिएटिव डिविएंस कहते हैं। ये तब होता है जब एम्प्लॉइज को लगता है कि मौजूदा नियम या प्रोसेस काम पूरा करने या बेहतर करने में रुकावट डाल रहे हैं और वे ऑर्गेनाइजेशन या काम की भलाई के लिए उन नियमों से बचकर या उन्हें तोड़कर रास्ता निकालते हैं। तो ये भी एक तरह से बाधाओं का ही रिएक्शन है, पर इसमें बाधा बाहरी रिसोर्स नहीं बल्कि सिस्टम के अपने नियम होते हैं। तो मतलब अलग अलग तरह की लिमिट्स के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। कभी बाहरी सीमाएं क्रिएटिविटी को दिशा देती हैं और कभी अंदरूनी नियमों जैसी सीमाओं को क्रिएटिवली चैलेंज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सीमाएं कैसे काम करती हैं, क्यों काम करती हैं और कहां-कहां काम करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कोई व्यक्ति या टीम इस पावर ऑफ कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकता है? इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है लिमिट्स को देखने का अपना नजरिया बदलना। उन्हें प्रॉब्लम, रुकावट या कमी समझने के बजाय उन्हें एक कंटेनर, एक फ्रेमवर्क या एक डिजाइन प्रिंसिपल की तरह देखें। ये सोचने के बजाय कि ओ मेरे पास ये नहीं है, सोचें अच्छा मेरे पास ये है और ये दायरा है। माइंडसेट शिफ्ट है ना? हाँ, फिर खुद से पूछें ये लिमिट मुझे किस चीज पर फोकस करने के लिए कह रही है। अक्सर कमी हमें प्रायोरिटीज दिखाती है। अगर टाइम कम है तो आपको सबसे जरूरी काम पर फोकस करना होगा। अगर बजट कम है तो आपको सबसे किफायती और असरदार सॉल्यूशन खोजना होगा। तो सवाल पूछें, व्हाट डज दिस बाउंड्री इनवाइट मी टू फोकस ऑन? ये सीमा मुझे कहाँ ले जाना चाह रही है? सीमा को एक दिशा दिखाने वाले की तरह देखना। और क्या कर सकते हैं? दूसरा, लिमिट को एक खेल या क्रिएटिव चैलेंज की तरह लें। इसे बोझ ना समझें, इसे एक पजल समझें जिसे हल करने में मजा आएगा। इसे गेमीफाई करें। तीसरा, एक कंस्ट्रेंट स्प्रिंट आजमाएं। जानबूझकर किसी चैलेंज को बहुत लिमिटेड दायरे में हल करने की कोशिश करें, जैसे किसी प्रोजेक्ट को आधे टाइम में पूरा करना या किसी प्रॉब्लम का सलूशन 0 बजट के साथ ढूंढना। ऐसी एक्सट्रीम लिमिट्स दिमाग को बिल्कुल नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर सकती हैं। और चक क्लोज वाले उदाहरण से क्या सीख सकते हैं? उसे कैसे लागू करें? चंक क्लोज की तरह सचेत रूप से पेड कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करें। जब आप किसी नई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या अपनी स्टाइल डेवलप करना चाहते हैं, तो खुद से क्लियरली पूछें, मैं कौन सी एक स्पेसिफिक चीज या तरीका करना बंद करूंगा और उसकी जगह कौन सी एक स्पेसिफिक चीज या तरीका अपनाऊंगा। ये प्रोसेस आपको अपने मौजूदा स्किल्स और टूल बॉक्स के अंदर रहते हुए भी लगातार नया करने और डेवलप होने में मदद करती है, बिना पूरी तरह से भटके। ये उस आइडिया से भी जुड़ता है जिस साइकोलॉजी में लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, है ना? कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी ताकतें कंट्रोल करती हैं, एक्सटर्नल लोकस, जबकि कुछ मानते हैं कि वे अपने फैसलों से अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं, इंटरनल लोकस। तो क्या दायरे में सोचना एक तरह से इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को दिखाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। जब आप लिमिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनके अंदर क्रिएटिव सॉल्यूशन खोजते हैं, तो आप असल में उन चीजों पर फोकस कर रहे होते हैं जो आपके कंट्रोल में है। आपकी सोच, आपकी कोशिश, आपके पास जो रिसोर्स है, आप बाहरी बाधाओं को दोष देने के बजाय अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं कि आप मौजूदा हालात में भी कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं। ये सोचने के बजाय कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, आप सोचते हैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। ये एक ज्यादा पावरफुल सोच है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखें तो शायद बिना किसी लिमिट के पीछे भागना, पूरी आजादी की तलाश करना हमेशा सही रास्ता नहीं है। असली टैलेंट, असली इनोवेशन शायद पूरी आजादी के खुले मैदान में नहीं बल्कि अच्छी तरह से डिफाइंड लिमिट्स के अंदर फोकस्ड क्रिएटिविटी से उभरता है। बिल्कुल।
अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो लिमिट्स दीवारें नहीं बल्कि दिशा दिखाने वाले रास्ते हो सकती हैं। वे हमें रिसोर्सफुल बनाती हैं, हमारा ध्यान फोकस करती हैं और हमें नॉर्मल सोचने के तरीकों से आगे जाने पर मजबूर करती हैं। हमने देखा कि कैसे छोटी सी हाइकू कविता से लेकर कॉम्प्लेक्स एआई तक और पर्सनल आर्ट से लेकर बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी तक ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर और लिमिट्स इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। तो आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी बाधा, कमी या लिमिट का सामना करें तो निराश होने या ये पूछने के बजाय कि हम इस बाधा को कैसे हटा सकते हैं, शायद ज्यादा पावरफुल सवाल ये है, हम इस बाधा का, इस लिमिट का इस्तेमाल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है जो शायद क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खोल दे। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे सामने थे। उम्मीद है आपको सीमाओं को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। सुनते रहिए द डीप डाइव। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।